वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न रिच लैब। आज हम इटली का एकीकरण पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए इटली के एकीकरण भाग 1 पर पूरा वीडियो देखकर समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल नेपोलियन के युद्धों के बाद सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी विचारधाराओं की लहरें उत्पन्न हुई। इटली जो कि कभी संपूर्ण यूरोप का गौरव हुआ करता था, वो विशाल रोमन साम्राज्य जिसका केंद्र कभी इटली था, अब एक कमजोर और टुकड़ों में बटा हुआ राज्य बन चुका था। लोगों में जब राष्ट्रवाद पनपने लगा तो वे उसी पुराने इटली के गौरव, उसकी संस्कृति, विज्ञान व कला की तरफ मुड़ने लगे। वो एक बार फिर से इटली को गौरवशाली बनाने का सपना देखने लगे। दरअसल अगर इटली की प्राचीन छवि पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि इटली का अतीत बहुत ही समृद्ध रहा है। रोम जो कि इटली की राजधानी है, वह कभी समूचे यूरोप की राजधानी थी, विशाल रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। लैटिन भाषा जो कि मध्यकाल में लगभग समूचे यूरोप की भाषा थी, उसका केंद्र भी इटली ही था। कैथोलिक धर्म जिसका मूल इटली में था, वो अब पूरे यूरोप में फैल चुका था। यहां तक कि पुनर्जागरण काल का उदय भी सबसे पहले इटली में ही हुआ था। ये सारी बातें इटली वासियों के लिए गौरव की बात थी और यही बातें इटली के एकीकरण में वरदान साबित हुई। लेकिन इटली का एकीकरण इतना आसान भी नहीं था। उसमें कई सारे बाधक तत्व भी थे। जैसे इटली 8 भागों में बटा हुआ था और हर एक भाग एक अलग राजा के पास था। इटली की जनता भी गरीब, अशिक्षित और पिछड़ी थी, जो एकीकरण के मार्ग में बाधक थी। एकीकरण के पहले वाले इटली पर अगर नजर डालें तो वे 8 राज्य क्रमशः सार्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, पेपल राज्य और सिसिली थे। इसके अलावा इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा थी वह था पोप। दरअसल पेपल स्टेट पर पोप का शासन चलता था और रोम उसकी राजधानी थी। कैथोलिक धर्म पूरे यूरोप में फैला हुआ था और पोप उसका मुखिया था। अतः पोप को चुनौती देने का मतलब था कि पूरे कैथोलिक यूरोप को चुनौती देना। इटली पर अगर नजर डालें तो यह भूमध्य सागर पर बसा हुआ एक प्रायद्वीप सरीखा देश है। इसलिए अगर इटली का एकीकरण हो जाता और वह मजबूत हो जाता तो यह बात ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के लिए खतरा बन सकती थी, क्योंकि इन देशों के व्यापार का भारी हिस्सा भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के द्वारा ही होता था। इस प्रकार कुछ ऐसे तत्व थे जो कि इटली के एकीकरण का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ इस एकीकरण में बाधक भी थे। इन सब के अलावा एकीकरण का जो मुख्य कारण था, या यूं कहें कि एकीकरण की आग को सुलगाने का कारण था, वह था नेपोलियन। दरअसल इटली पर नेपोलियन का शासन लगभग 2 दशकों तक यानी 1796 से लेकर 1814 तक बना रहा। अन्य देशों की तुलना में यह अवधि ज्यादा लंबी रही। फिर भी इटली के लोगों में नेपोलियन के शासन को लेकर कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि इटली का संपन्न व समृद्ध वर्ग नेपोलियन व फ्रांस की कार्यकुशलता का कायल था। और यही कारण था कि भले ही नेपोलियन के छत्र तले ही सही, पर समूचे इटली ने एकता का एहसास किया था। इसके साथ ही 1814 में नेपल्स का राजा मूरत, जो कि नेपोलियन की बहन का पति था, उसने इटली को एकीकृत करने की कोशिश की थी। लेकिन उसी समय नेपोलियन की हार हो चुकी थी और 1815 तक नेपोलियन का सितारा अस्त हो चुका था, जिसके बाद मूरत को भी हत्या कर दी गई और उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका था। लेकिन मूरत के इस यूनियन ऑफ इटली वाली सोच ने वहां के लोगों को जरूर जागृत कर दिया था। ये तो थी इटली के एकीकरण के लिए जिम्मेदार कुछ घटनाएं। अब एकीकरण किस तरह किया गया तथा इस एकीकरण में कावूर, गैरिबाल्डी तथा मैजिनी का क्या योगदान रहा, इसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हां कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।